हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोहिल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 13 डिसीजन स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिसीजन स्ट्रक्चर इन सी। तो डिसीजन स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो द प्रोग्राम्स फॉलोज द सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जो भी हमने यहाँ पे सी प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, तो जिस स्टेटमेंट हमने जिस हिसाब से लिखे होंगे यानी कि जिस सीक्वेंस में लिखे हुए होंगे, उसी सीक्वेंस के अंदर अपने प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। द इंस्ट्रक्शन वर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन अ सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द प्रोग्राम। और प्रोग्राम की लाइन के अंदर यानी कि हर एक स्टेटमेंट के अंदर हमने जैसा इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होगी, उसी सीक्वेंस के अंदर वन बाय वन हर एक स्टेटमेंट का इंस्ट्रक्शन जो भी होगा वो वहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी प्रोग्राम के अंदर, और उसी के मुताबिक वो एग्जीक्यूशन भी होता जाएगा। C language provides special statements that can change the flow of a sequence of an instruction in the program, and it is called a decision structure statement। तो यहाँ C लैंग्वेज के अंदर जो भी ये सीक्वेंशियल यानी कि लाइन टू लाइन वन बाय वन जो भी आपको सीक्वेंस के अंदर जो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का हो रहा है, उस प्रोग्राम के फ्लो को कंटिन्यू या फिर वहां पे प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ अलग से स्पेशल स्टेटमेंट भी है, जो प्रोग्राम के पूरे जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस को भी चेंज कर सकता है, प्रोग्राम के फ्लो को चेंज कर सकता है। तो उस स्टेटमेंट को सी लैंग्वेज के अंदर डिसीजन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिस स्टेटमेंट के थ्रू हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम का फ्लो चेंज कर सके, उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे डिसीजन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट के नाम से जानेंगे। Decision structure statement are also known as selective structure statement, branching statement और decision making statements। तो यहाँ पे डिसीजन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट को हम यहाँ पे सिलेक्टिव स्ट्रक्चर स्टेटमेंट या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जानेंगे। As these statements control the flow of executions, they are also known as a control statement। तो ये जो सारे स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करेंगे, सो इसीलिए हम उसको कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से भी जानेंगे। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स टू बेसिक टाइप्स ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट। तो सी लैंग्वेज के अंदर दो बेसिक टाइप्स है जो डिसीजन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स है। उसमें सबसे पहला है एक इफ स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज द स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए इन दोनों बेसिक टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखें। तो सबसे पहला पॉइंट है इफ स्टेटमेंट। तो द इफ स्टेटमेंट इज वन ऑफ द पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो जो यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट है वो ये सी लैंग्वेज के अंदर एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, यानी कि उसका हम काफी तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। द इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज इन फोर डिफरेंट वे। तो हम इफ स्टेटमेंट का अलग अलग चार तरीकों के यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला सिंपल इफ स्टेटमेंट, फिर सेकंड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट, third one is nested if statement and the fourth one is else if later statement। तो चलिए इन चारों टाइप्स के बारे में हम डिटेल में देखें। तो सबसे पहला है सिंपल इफ स्टेटमेंट। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डिसीजन स्ट्रक्चर। तो सबसे इजी एंड सिंपल फॉर्म है ये सिंपल इफ स्टेटमेंट। If the test expression of this statement is true, then it executes this statement block. And if the test expression is false, then the flow of the program goes for the next instruction। तो यहाँ पे सिंपल इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर जो भी कंडीशन लिखी है, जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट अगर वहां पे वो ट्रू हो रहा है, तभी इफ के अंदर जो हमने स्टेटमेंट ब्लॉक लिखा हुआ होगा वो ब्लॉक वहां पे एग्जीक्यूट होगा। अगर वो स्टेटमेंट वहां पे फॉल्स हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रोग्राम की जो लाइंस लिखी हुई होगी वो वहां पे एग्जीक्यूशन में जाएगी। द सिंटेक्स फॉर इफ इज एज फॉलो। तो इफ की यहाँ पे सिंटेक्स देखिए कि इफ ब्रैकेट के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट ब्लॉक, यानी कि जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो हमारा यहाँ पे अगर राइट हुआ तो यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक में जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो वहां पे डिस्प्ले होगा। अदरवाइज नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम की लाइन लिखी होगी वहां पे वो सीधा क्या हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट।
तो इन सिंपल इफ स्टेटमेंट देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट ब्लॉक विच गेट्स एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो हमने अभी देखा कि सिंपल इफ स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक ही हम स्टेटमेंट ब्लॉक लिखते हैं और वो भी कब एग्जीक्यूट होगा कि जब टेस्ट एक्सप्रेशन सही होगा तब जाकर वो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सिंपल इफ स्टेटमेंट टेक्स नो एक्शन व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे सिंपल इफ के अंदर जो अगर टेस्ट एक्सप्रेशन वो फॉल्स हो जाए तो वहां पे कोई भी एक्शन नहीं ली जाएगी। Many times there is a need to take action when the test expression is true as well as when it is false. So in such cases, the if-else structure is useful. तो काफी बार ऐसा होता है कि हमें जो भी वहां पे कुछ प्रोग्राम्स बना रहा है तो उसके रिगार्डिंग सपोज मान लो कि अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू हो तभी भी हमें वहां पे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ब्लॉक डिस्प्ले कराने पड़ेंगे और अगर वो कुछ फॉल्स भी हो जाता है अपना टेस्ट एक्सप्रेशन तो भी हमें वहां पे कोई ना कोई स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट कराने पड़े। तब उन केसेस के अंदर हम यहाँ पे सिंपल इफ की जगह पर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 then we want to display message student pass, otherwise we want to display message student fail। तो अगर हमने यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन के अंदर कंडीशन ऐसे लिखी है कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, अगर किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज्यादा आएंगे तो मैसेज प्रिंट कराना है कि अगर 40 से ज्यादा है तो स्टूडेंट पास है, अगर 40 से कम मार्क है तो वहां पे मैसेज प्रिंट होगा स्टूडेंट फेल। तो वैसा अगर मैसेज प्रिंट कराना हो तो आप यहाँ पे करा सकते हो। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो भी स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होगा तो जो एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट ब्लॉक लिखा हुआ होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स इज ए टू वे स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो इफ एल्स है वो यहाँ पे टू वे स्टेटमेंट है। इन इट इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू देन इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ इफ पार्ट। तो यहाँ पे अगर जो हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो हमारा ट्रू होगा तो जो इफ के अंदर हमने वहां पे जो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक लिखा हुआ होगा वो वहां पे डिस्प्ले होगा। एंड if the test expression is false then it executes the statement block of the else part। तो अगर हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन वहां पे रॉन्ग हुई फॉल्स हुआ तो जो एल्स पार्ट के अंदर हमने स्टेटमेंट ब्लॉक लिखा हुआ होगा फॉल्स वाला वो वहां पे प्रिंट होगा। द सिंटेक्स फॉर इफ एल्स इज एज फॉलो। तो इफ एल्स की हम यहाँ पे सिंटेक्स देखें कि इफ ब्रैकेट के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे जो भी हमने ट्रू स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा और एल्स के अंदर हम वहां पे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक, यानी कि अगर टेस्ट एक्सप्रेशन रॉन्ग हो जाती है तो एल्स पार्ट में जो भी हमने फॉल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फिर थर्ड वन इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट सीरीज ऑफ डिसीजन इन अ सी प्रोग्राम। तो अगर हमें यहाँ पे एक से ज्यादा डिसीजन को अगर ध्यान में लेना है तो हम यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। द सिंटेक्स फॉर नेस्टेड इफ एज फॉलो। तो यहाँ पे नेस्टेड इफ की हम सिंटेक्स देखें कि इफ ब्रैकेट के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन 1 फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर और एक इफ स्टेटमेंट हम लिखेंगे डेट इज इफ और ब्रैकेट के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन 2, यानी कि इफ के अंदर इफ हुआ डेट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हुआ है स्टेटमेंट ब्लॉक 1, एल्स पार्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा स्टेटमेंट ब्लॉक 2 और फिर कर्ली ब्रैकेट ओवर इफ जो हमने ओपन किया था उसका ब्रैकेट यहाँ पे ओवर, फिर एल्स पार्ट के अंदर हम लिख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट में स्टेटमेंट ब्लॉक 3। यानी कि अगर इस सिंटेक्स को हम एक्सप्लेन करें तो सिंटेक्स का एक्सप्लेनेशन ऐसा आएगा कि अगर जो पहली लाइन के अंदर जो इफ ब्रैकेट के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन 1 जो लिखा हुआ है वो अगर ट्रू होता है तो नेक्स्ट टेस्ट एक्सप्रेशन 2 वहां पे वो चेक करेगा। अगर हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो जाएगा तो सीधा नीचे की साइड पे जो एल्स स्टेटमेंट में जो हमने एल्स पार्ट के अंदर स्टेटमेंट ब्लॉक 3 लिखा हुआ है वो वहां पे एग्जीक्यूट होगा। मगर अपना अगर टेस्ट एक्सप्रेशन 1 ट्रू होगा तो वो जो टेस्ट एक्सप्रेशन 2 लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन 2 लिखा हुआ है वो अगर ट्रू हो जाता है तो जो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 लिखा हुआ है वो वहां पे प्रिंट होगा, यानी कि जो इफ पार्ट के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वो प्रिंट होगा
अदरवाइज अपना टेस्ट एक्सप्रेशन 2 जो लिखा हुआ है वो फॉल्स होगा, रॉन्ग आएगा, तो एल्स पार्ट यानी कि स्टेटमेंट ब्लॉक 2 जो लिखा हुआ है वो वहां पे एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अगर पहली कंडीशन राइट होती है तब जाकर जो नेस्टेड इफ यानी कि जो दूसरी बार जो इफ लिखा हुआ है वो चेक होगा। अगर पहला ही इफ हमारा रॉन्ग हो जाएगा तो सीधा एल्स पार्ट में जो लिखा हुआ होगा वो सीधा प्रिंट हो जाएगा एंड देन आफ्टर प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होगा। फिर फोर्थ वन इज else if later statement. When chain of if statement are used in else block of nested if statement, it becomes else if later statement. तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंसली इफ स्टेटमेंट का यूज हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के एल्स ब्लॉक के अंदर अगर हम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। द सिंटेक्स फॉर एल्स इफ लेटर इज एज फॉलो। तो एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट की यहाँ पे सिंटेक्स देखे कि इफ ब्रैकेट के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन 1 तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 वहां पे एग्जीक्यूट, एल्स इफ टेस्ट एक्सप्रेशन 2 तो उसके लिए स्टेटमेंट ब्लॉक 2 अप टू आप टेस्ट एक्सप्रेशन 3 4 5 अप टू एल्स इफ टेस्ट एक्सप्रेशन n तो स्टेटमेंट ब्लॉक n वहां पे हो जाएगा, और एल्स डिफॉल्ट स्टेटमेंट ब्लॉक हमें जो वहां पे मैसेज लिखवाना होगा वो वहां पे एल्स पार्ट के अंदर एज पर डिफॉल्ट लिखेंगे। और प्रोग्राम स्टेटमेंट एक्स जो लिखा हुआ है यानी कि जो जिस बारे में आप प्रोग्राम बना रहे हो वो आगे प्रोग्राम आगे कंटिन्यू चलता जाएगा, यानी कि इफ के बाहर का प्रोग्राम वहां पे आप कंटिन्यू होते ही है वहां पे। तो यहाँ पे जो सिंटेक्स दी गई है उस सिंटेक्स को हम यहाँ पे एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट के नाम से जानेंगे, यानी कि उसी हिसाब से है। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन का इवोल्यूशन हम यहाँ पे स्टार्टिंग टॉप से लेकर डाउन की तरफ से हम करेंगे, यानी कि ऊपर से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन ऊपर से नीचे की तरफ हम वो चेक करते जाएंगे। जब भी यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट अगर ट्रू हो जाएगा तब उसके साथ जो भी ब्लॉक स्टेटमेंट अटैच है वो वहां पे एग्जीक्यूट होगा। ओके, और अगर ट्रू हो जाता है तो जो बाकी के जो एल्स इफ लिखे हुए हैं वो सारे स्टेटमेंट वहां पे स्किप होकर आगे के प्रोग्राम में हम कंटिन्यू कर सकेंगे। अगर वहां पे सारे प्रोग्राम्स यानी कि जो भी हमने टेस्ट एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं वो सारे वहां पे अगर फॉल्स हो जाएंगे तो जो लास्ट में हमने सिर्फ एल्स पार्ट जो लिखा हुआ है वो एल्स पार्ट के अंदर जो भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि ऊपर जो इफ के अंदर जो भी हमने टेस्ट एक्सप्रेशन जो भी लिखे हुए होंगे वो अगर कोई भी एक अगर ट्रू हो जाता है तो वो सीधा उसके रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट ब्लॉक लिखा हुआ होगा वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा और फिर बाद में प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होता जाएगा। नेक्स्ट इफ का फिर पोर्शन जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा। और अगर सारे जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन है वो वहां पे फॉल्स हो रहे हैं तो एट लास्ट एंड में एल्स पार्ट में जो भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो वहां पे प्रिंट होगा और फिर देन आफ्टर आगे प्रोग्राम का जो भी फ्लो होगा वो आगे कंटिन्यू करता जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन फिर वहां पे एग्जीक्यूशन में करती जाएगी। यहाँ पे भी इफ का पार्ट बंद हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज द स्विच स्टेटमेंट। The C language provides the built-in facility of multi-way decision statement called the switch. तो हमें C लैंग्वेज के अंदर अगर हमें मल्टीपल डिसीजन भी अगर चाहिए तो मल्टीपल डिसीजन सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करना है, यानी कि हम एक से ज्यादा यहाँ पे हम डिसीजन सिलेक्ट करवा सकते हैं। When an action is to be taken based on a given multiple choices, switch statement is very useful. जैसे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, मल्टीपल चॉइसेस हो और उसमें से हमें कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो तब जाकर हम वहां पे स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं और इन दैट केसेस स्विच स्टेटमेंट हमें काफी यूजफुल रहेगा। द सिंटेक्स फॉर स्विच स्टेटमेंट इज एज फॉलो। तो स्विच स्टेटमेंट की सिंटेक्स है यहाँ पे इस स्विच और ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है केस वैल्यू 1 स्टेटमेंट ब्लॉक 1 ब्रेक केस वैल्यू 2 स्टेटमेंट ब्लॉक 2 ब्रेक अप टू केस वैल्यू एन स्टेटमेंट ब्लॉक एन ब्रेक डिफॉल्ट और डिफॉल्ट स्टेटमेंट ब्लॉक ब्रेक और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे स्विच और ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो यहाँ पे कंडीशन है, डेट इज अगर वो ट्रू हो जाती है तो बाकी के चॉइसेस हमारे लिए सारी ओपन है,
यहाँ पे केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2 अप टू केस वैल्यू n, डेट इज हमें अलग अलग चॉइस दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ, हमें जितनी भी केसेस डिराइव करने हो लिखने हो उतने हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस में से हमें कोई भी अगर एक चॉइस सिलेक्ट करनी होगी तो वो हम यहाँ पे कर सकेंगे। और जो हम यहाँ पे चॉइस सिलेक्ट कर रहे हैं वो एज पर कंडीशन अगर राइट हो जाती है तो उस वैल्यू यानी कि उस नंबर के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे वो स्टेटमेंट वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे एंड देन फिर हमारे प्रोग्राम का एंड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। और अगर हम जो भी चॉइस हमें दी गई है उससे उसके अलावा कोई और हम चॉइस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो जो भी यहाँ पे डिफॉल्ट पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो वहां पे एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हमें कुछ एरर मैसेज वहां पे मिलेगा कि इनवैलिड चॉइस, या फिर आपकी चॉइस गलत आपने सिलेक्ट किया है, या कि इतने ऑप्शन में से नहीं है, वट एवर जो भी आप एरर मैसेज प्रिंट कराओ वो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और फिर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म। फिर आपको वापस से पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके वापस से चॉइस सिलेक्ट करनी पड़ेगी और प्रॉपर जो भी चॉइस आपको दी गई हो उसमें से ही आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट होगा अगेन वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर गलत चॉइस दी तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में जो भी कुछ एरर मैसेज लिखा हुआ होगा वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये था थियोरेटिकल पोर्शंस ऑफ चैप्टर 13। चैप्टर 13 के प्रैक्टिकल्स के वीडियोस के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू ऑल।